आंटी, आप बार बार मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? प्रज्ञा ने जब एक 45 साल की महिला को अपनी तरफ बार बार घूरते देखा तो उससे रहा न गया। उसने आगे बढ़कर पूछ ही लिया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूँ, बस मेरा ध्यान तुम्हारी मुस्कुराहट पर आकर रुक जाता है। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती हो। तुम्हारी तरह उसके भी हंसते हुए गालों पर गड्ढे पड़ते हैं। इतना कहकर सुनंदा पीछे मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछती हुई मॉल से बाहर निकल गई। तेज कदमों से चलती हुई वो घर पहुंची और अपने कमरे में बेड पर लेटकर रोने लगी। उसके पति विवेक ने उसे आवाज़ दी, क्या हुआ सुनंदा? पर वो बोली नहीं। विवेक उसके पास जाकर पलंग पर बैठ गया और सुनंदा का सिर सहलाता रहा। चुप हो जाओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, सुनंदा भरे मन से इतना ही कह पाई और मुंह धोकर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। विवेक को कुछ समझ में नहीं आया। वो सुनंदा से बहुत प्यार करता है और उसकी जरा सी भी उदासी या परेशानी उसे परेशान कर देती है। वो उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। वो उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया और बोला, सुनंदा देखो, अगर तुम ऐसे ही दुखी रहोगी तो मेरे लिए बैंक जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि आज मैं बैंक में फ़ोन कर देता हूँ छुट्टी के लिए। आज हम दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे। तुम तो जानती ही हो कि जब तुम्हारे होठों की मुस्कान चली जाती है तो मेरा भी मन कहीं नहीं लगता। मुस्कान तो कब की हमें छोड़कर चली गई है। सुनंदा के इन शब्दों से विवेक को पल भर में ही उसकी उदासी का कारण समझ में आ गया। आखिरकार जिंदगी के 20 साल दोनों ने एक साथ बिताए थे। इतना तो एक दूसरे को समझ ही सकते थे। उसे तो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते, पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उसकी याद आ गई? सुनंदा ने मॉल में मिली लड़की के बारे में बताया। वो लड़की हमारी मुस्कान की उम्र की ही होगी, यही कोई 16-17 साल की, पर जब वो मुस्कुराती है तो एकदम मुस्कान की तरह दिखती है। वही कदकाठी गोरा रंग। मैं तो बार बार चुपके चुपके उसे देख रही थी कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली और पूछ लिया, आंटी आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं पाई और घर वापस आ गई। सुनंदा ने फिर कहा, चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना पैक कर देती हूँ, अब मैं ठीक हूँ। और वो रसोई में चली गई। विवेक तैयार होकर बैंक चला गया, पर सुनंदा को रह रहकर बेटी मुस्कान का ख्याल आता रहा। एक जवान बेटी की मौत का दर्द क्या होता है, ये कोई सुनंदा और विवेक से पूछे। मुस्कान खुद तो चली गई, इनसे इनके जीने का हक भी ले गई। 4 साल पहले उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। हर समय उनके दिमाग में यही ख्याल आता था कि क्यों किसी ने मुस्कान की मदद नहीं की। अगर कोई समय रहते उसे अस्पताल ले गया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। उस पल की कल्पना मात्र से सुनंदा के रोंगटे खड़े हो गए और वो फफक फफक कर रोने लगी। जी भर कर रो लेने के बाद सुनंदा जब उठी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वो सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वो बेडरूम में जाकर पलंग पर ढेर हो गई और फिर उसे याद ही नहीं कि वो कब तक ऐसे ही पड़ी रही। दरवाजे की घंटे की आवाज़ से वो उठी और बामुश्किल दरवाजे पर पहुंची। विवेक उसके लिए उसकी पसंद का मनपसंद चमेली के फूलों का गजरा लाया था। चमेली की खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती थी, पर आज ऐसा न था। आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चाहकर भी वो उस गजरे को हाथों में न ले पाई। जैसे ही विवेक उसके बालों में गजरा लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक दिया। प्लीज़ विवेक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम अभी तक सुबह वाली बात से परेशान हो? विवेक ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने पास बिठा लिया। आज सुबह से ही कमजोरी महसूस कर रही हूँ और चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूँ, सुनंदा ने बताया। विवेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ नहीं है, वो सुबह वाली बात ही तुम सोचे जा रही होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। सुनंदा चुपचाप अपने पैरों को देखती रही। अच्छा चलो, आज बाहर खाना खाते हैं। बहुत दिन हुए मैं अपनी बीवी को बाहर खाने पर नहीं लेकर गया। विवेक सुनंदा को उस उदासी से छुटकारा दिलाना चाहता था जो हर पल उसे डस रही थी।
उसके लिए शायद ये दुनिया की आखिरी चीज होगी जो वो देखना चाहेगा। सुनंदा का उदास चेहरा। उसके तो दो जहान और सारी खुशियां सुनंदा तक ही सिमट कर रह गई थीं। मुस्कान के जाने के बाद दोनों तैयार होकर पास के होटल में खाना खाने चले गए। विवेक ने उन सभी चीज़ों को मंगवाया जो सुनंदा की मनपसंद थी, ताकि वो उदासी से बाहर आ सके। अरे बस करो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। जब विवेक बैरे को ऑर्डर लिखवा रहा था तो उसने बीच में ही कहकर रोक दिया। अरे तुम अकेले थोड़े ही ना खाओगी, मैं भी तो खाऊंगा। भैया तुम जाओ और फटाफट से सारी चीज़ें ले आओ। मैं अपनी बीवी को अब और उदास नहीं देख सकता। एक हल्की मुस्कान सुनंदा के होठों पर फैल गई, ये सोचकर कि विवेक उससे कितना प्यार करता है, और अपने आप पर उसे गर्व भी हुआ ऐसा प्यार करने वाला पति पाकर। खाना खाने के बाद सुनंदा की तबीयत कुछ संभल गई। दोनों मनपसंद आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। इतनी गहरी नींद में सोई सुनंदा कि सुबह देर से आँख खुली। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बादल घिरे हुए थे। फिर उसने पास लेटे विवेक को देखा। वो चैन की नींद सो रहा था। एक रविवार को ही तो उसे उठने की जल्दी नहीं होती, बाकी दिन तो वो व्यस्त रहता है। फ्रेश होकर वो रसोई में चली गई चाय बनाने। जब तक चाय बनी विवेक उठकर बैठक में अखबार लेकर बैठ गया। रोज का उनका यही नियम होता था, एक साथ सुबह शाम की चाय, फिर अपने अपने काम की भागदौड़। बाहर बादल गरजने लगे और फिर पहले धीरे फिर तेज बारिश होने लगी। अचानक सुनंदा को लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसने खिड़की में से झांका, एक लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा वही मॉल वाली लड़की थी। उसे दोबारा देखकर सुनंदा बहुत खुश हुई। अरे बेटा तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं आंटी मैं यहीं ठीक हूँ, उसने डरते हुए कहा। वो कौन सा उसे जानती थी जो उसके घर के अंदर चली जाती। सुनंदा ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले आई। आंटी आप यहाँ रहती हैं? मैं तो कई बार इधर से गुजरती हूँ पर मैंने आपको नहीं देखा। हाँ बेटा मैं जरा घर में ही व्यस्त रहती हूँ। आंटी आई एम सॉरी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया, प्रज्ञा ने कहा। विवेक एक पल को प्रज्ञा को देखकर हतप्रभ रह गया। उसे अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि वो मॉल वाली लड़की ही है। आओ बेटा बैठो, हमारे साथ चाय पियो। उसने घबराते हुए विवेक से नमस्ते की और बोली, अंकल मैं चाय नहीं पीती। मुस्कान भी चाय नहीं पीती थी, बस कॉफ़ी की शौकीन थी। आजकल के बच्चे कॉफ़ी ही पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर सुनंदा रसोई में चली गई। प्रज्ञा भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। तुम्हारा घर पास में ही है शायद? सुनंदा ने पूछा। हाँ आंटी, अगली गली में सीधे हाथ को मुड़ते ही जो तीसरा छोटा सा घर है वही मेरा है, प्रज्ञा ने बताया। अच्छा वो नरेश शर्मा जी के साथ वाला? विवेक ने पूछा। जी हाँ वही। मैं रोज़ यहाँ से अपने कॉलेज जाती हूँ। आज रविवार है इसलिए अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बारिश तेज हो गई इसलिए यहीं पर रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ जाया करना, तुम्हारी आंटी को अच्छा लगेगा, विवेक ने कहा। जब से मुस्कान गई है तब से इसने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलती। मेरा मन नहीं करता किसी से भी बात करने का। जब से मुस्कान गई है, इतना बोलते ही सुनंदा की रुलाई छूट गई तो प्रज्ञा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी ये मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारी बेटी थी जिसे 4 साल पहले हमने एक एक्सीडेंट में खो दिया। प्रज्ञा ने देखा सुनंदा आंटी लाख कोशिश करे अपना दुख छिपाने की, पर फिर भी उदासी उन पर, अंकल पर और पूरे घर पर पसरी हुई थी। इस बीच विवेक बोले, हौसला रखो सुनंदा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मुस्कान का इतना ही साथ था हमारे साथ। इधर प्रज्ञा ने अब जिज्ञासा जाहिर की, आंटी आप मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ था? बेटा हमारी शादी के 3 साल बाद मुस्कान हमारे घर आई तो हमें ऐसा लगा कि एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में उसकी मुस्कुराहट हूबहू तुम्हारे जैसी थी, ऐसे ही गालों में गड्ढे पड़ते थे। ओहो, तो इसलिए आप उस दिन मुझे मॉल में बार बार मुड़कर देख रही थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। अब तो तुम नाराज़ नहीं होना अपनी आंटी से, विवेक ने कहा। नहीं अंकल, वो तो मैं कब का भूल गई। खुश रहो बेटा, कहते हुए विवेक चाय पीने लगे। सुनंदा ने प्रज्ञा को बताना जारी रखा। मुस्कान को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। हमारे लाड़ प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। इकलौती संतान होने
से वो अपनी सभी जायज़ नाजायज़ बातें मनवा लेती थी। जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो स्कूटी लेने की ज़िद की। हमने बहुत मना किया कि तुम अभी 15 साल की ही हो, 18 की होने पर ले लेना, पर वो नहीं मानी। खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया। हमें उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और हमने उसे स्कूटी ले दी। मैंने उसे ताकीद की कि वो स्कूटी यहीं आसपास ही चलाएगी, दूर नहीं जाएगी। इसी शर्त पर मैंने उसे स्कूटी की चाबी दे दी। वो मान गई और हमसे लिपट गई। उस दिन वो जिद करके स्कूटी से अपनी सहेली के घर चली गई। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 2 घंटे बीत गए, तब सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया। जी, हमें आपका नंबर एक लड़की के मोबाइल से मिला है। आप कृपया करके जल्दी सिटी अस्पताल पहुंच जाएं। डर और घबराहट के चलते मेरे पैर जड़ हो गए। हम दोनों बदहवास से वहां पहुंचे। देखा हमारी मुस्कान पलंग पर लेटी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और साथ वाले पलंग पर उसकी सहेली बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने बताया, हम दोनों बारिश में स्कूटी पर दूर निकल गईं। पास से एक गाड़ी ने बड़ी तेजी से ओवरटेक किया, जिससे हमें कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा और उस गीली मिट्टी में स्कूटी फिसल गई। हम दोनों गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुँचे नहीं मालूम। इसी बीच डॉक्टर आ गए। उन्होंने मुझे और विवेक को बताया कि सिर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। हमने सर्जरी तो कर दी है, पर फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम रोने लगे। ये भी परेशान हो गए। पल भर में हमारी दुनिया ही बदल गई। नर्स ने कहा, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद मुस्कान को होश आया। बोलते बोलते सुनंदा का गला रूंधाया तो वो चुप हो गई। फिर क्या हुआ अंकल, प्लीज़ आप बताइए, प्रज्ञा ने डरते हुए पूछा। विवेक के चेहरे पर अवसाद की गहरी परत छा गई थी तो सुनंदा ने कहा, जब वो होश में आई तो उससे कुछ कहा ही नहीं गया, बस अपने हाथ जोड़ दिए और हमेशा के लिए शांत हो गई। और फिर सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना देखकर प्रज्ञा की भी रुलाई छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वो उनसे क्या कहे। उसने सुनंदा और विवेक का हाथ अपने हाथों में लेकर बस इतना ही कहा, मुझे अपनी मुस्कान ही समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मुस्कान बनने की। उन दोनों के मुंह से बस इतना ही निकला, खुश रहो बेटा। बाहर बारिश थम चुकी थी और अंदर तूफान गुजर चुका था। प्रज्ञा वापस आने का वादा करके वहां से चली गई। उससे बातें करके दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों रविवार का दिन अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के साथ बिताते थे। दोनों कपड़े बदलकर वहां चले गए। प्रज्ञा जब भी कॉलेज जाती तो अक्सर सुनंदा और विवेक को बाहर लॉन में बैठे देखती तो कभी हाथ हिलाती, कभी वक्त होता तो मिलने भी चली जाती थी। वक्त गुजरने लगा। प्रज्ञा के आने से सुनंदा अपनी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लगी। यदा कदा उसे चक्कर आते थे। कई बार आंखों के आगे धुंधला भी नजर आता तो वो सब उम्र का तकाजा समझकर टाल जाती। इंतजार करते करते 10 दिन हो गए पर प्रज्ञा भी नहीं आई, ना ही वो कॉलेज जाती नजर आई। दोनों को उसकी चिंता हुई और जब दोनों से रहा नहीं गया तो वे एक दिन उसके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक 50 साल की अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। कहिए, क्या प्रज्ञा यहीं रहती है? विवेक ने पूछा। जी हाँ, आप सुनंदा और विवेक जी हैं? सुनंदा ने उत्सुकता से जवाब दिया। हाँ, मैं सुनंदा हूँ और ये मेरे पति विवेक हैं। आप अंदर आइए प्लीज़, बोलकर विनीता उन्हें कमरे में ले आई। पूरा घर 2 कमरों में सिमटा था, एक बेडरूम और एक बैठक, बाहर छोटी सी रसोई और बाथरूम। प्रज्ञा यहाँ अपनी माँ विनीता के साथ अकेली रहती थी। उसके पिताजी जब वो बहुत छोटी थी तब ही संसार से जा चुके थे। विनीता एक स्कूल में अध्यापिका थी जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। प्रज्ञा कहाँ है? बहुत दिन हुए वो घर नहीं आई तो हमें चिंता हुई। हम उससे मिलने आ गए। सुनंदा ने चिंता व्यक्त की। वो दवा लेने गई है, विनीता ने कहा। आपको क्या हुआ बहन जी? विवेक ने पूछा। विनीता उदास हो गई। मेरी दवा नहीं भाई साहब, वो अपनी दवा लेने गई है। उसे क्या हुआ है? दोनों ने आश्चर्य से पूछा। 2-3 साल पहले की बात है। इसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। डॉक्टर दवा दे देते तो ठीक हो जाता, पर बाद में फिर हो जाता। पिछले 10 दिनों से इन्फेक्शन के साथ बुखार भी है।
पैरों में सूजन भी आ गई है। मैंने बहुत मना किया पर फिर भी जिद करके अकेले दवा लेने चली गई। अभी आ जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? सुनंदा ने पूछा। डॉक्टर को डर है कि कहीं किडनी फेल्योर का केस ना हो, कहकर वे रोने लगी। सुनंदा ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, विनीता जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनंदा जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, विनीता ने बताया। इतने में प्रज्ञा आ गई। उसकी मुस्कान होठों से गायब हो चुकी थी, रंग पीला पड़ गया था, आंखों के आसपास सूजन आ गई थी, वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। सुनंदा और विवेक उसे देखकर सन्न रह गए। वे वहाँ ज़्यादा देर न बैठ सके। चलते समय विवेक ने प्रज्ञा के सिर पर हाथ रखा और विनीता से कहा, बहन जी कल हम आपके साथ रिपोर्ट लेने चलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर सुनंदा सोफे पर ऐसी ढेर हुई कि काफ़ी देर तक हिली ही नहीं। जब विवेक ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा तो वो अपने आप को चलने में ही असमर्थ पा रही थी। विवेक उसे सहारा देकर अंदर ले गया। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों विनीता के साथ अस्पताल गए। उन पर पहाड़ टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया ये केस किडनी फेल्योर का ही है। अब प्रज्ञा को डायलिसिस पर रहना होगा जब तक डोनर किडनी नहीं मिल जाती। विनीता तो बेहोश होकर गिर ही जाती अगर विवेक ने उसे सहारा न दिया होता। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। हिम्मत रखिए विनीता जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो प्रज्ञा को कौन संभालेगा? हम जल्दी प्रज्ञा के लिए डोनर ढूंढ लेंगे, आप चिंता न करें। प्रज्ञा की बीमारी से दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सुनंदा तो अब ज़्यादातर बीमार ही रहने लगी और अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। विवेक अभी बैंक जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि धम्म की आवाज़ से रसोई में भागे तो देखा सुनंदा नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर फूलने लगे, पर फिर हिम्मत करके उसने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया। इमरजेंसी में उसे भर्ती किया गया और सारे टेस्ट किए गए, पर कुछ हासिल ना हो सका। सुनंदा हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर ने जब कहा ये केस ब्रेन डेड का है, हम उन्हें बचा नहीं पाए, तो विवेक धम्म से कुर्सी पर गिर गया और सुनंदा का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। पता नहीं वो कितनी देर वहीं पर उसी हाल में बैठा रहा कि अचानक वो फुर्ती से उठा और डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब मैं सुनंदा के अंग दान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुनंदा की किडनी प्रज्ञा को लगा दी जाए। डॉक्टर ने फटाफट सारे टेस्ट करवाए और विनीता और प्रज्ञा को अस्पताल में बुला लिया। संयोग ऐसा था कि सुनंदा की किडनी ठीक थी और वो प्रज्ञा के लिए हर लिहाज से ठीक बैठती थी। खून और टिश्यू सब मिल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कामयाब रहा, बस कुछ दिन प्रज्ञा को यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर वो घर जाकर अपनी ज़िंदगी सामान्य ढंग से जिएगी। विनीता ने आगे बढ़कर विवेक के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। विवेक ने उन्हें उठाते हुए कहा, विनीता जी आप रोइए नहीं, बस प्रज्ञा का ख्याल रखिए। घर आकर सुनंदा का सब क्रियाकर्म हो गया। बारी बारी से लोग आते रहे, अफसोस प्रकट करके जाते रहे। अंत में विवेक अकेला रह गया सुनंदा की यादों के साथ। उसने उठकर सुनंदा की फोटो पर हार चढ़ाया, अपने चश्मे को उतारकर अपनी आंखों को साफ करते हुए बोला, देखा सुनंदा, हमारी मुस्कान को तो मैं बचा नहीं पाया, पर इस मुस्कान को तुमने बचा लिया। जैसे ही विवेक पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे प्रज्ञा खड़ी थी और उसी डिम्पल वाली मुस्कान के साथ जैसे कह रही हो कि आप अकेले नहीं हैं, ये मुस्कान है आपके साथ।